गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग आज दर्पण अक्टूबर की। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फर्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति का संबोधन कब? 15 अगस्त के अवसर पर या 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। ठीक है। तो इन्होंने जो संबोधन दिया राष्ट्रपति जी ने, आपको पता है राष्ट्रपति कौन है इस समय हमारे देश का? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति हैं भारत की। तो इन्होंने जो संबोधन दिया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहले तो कभी-कभी पूछा जाता है स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया गया? 79th स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हमने सेलिब्रेट किया 2025 में। आजाद कब हुए थे? स्वतंत्रता मिली थी हमें 15 अगस्त को। सन था 1947। 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ भारत का, विभाजन से की वजह से क्या हिंसा हुई थी, तो इस वजह से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ये अभी मोदी जी की सरकार में घोषित किया गया है, विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति जी ने वयस्क मताधिकार को लेकर कहा है। वयस्क मताधिकार ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चर्चा में है। तो कुछ बातें हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्या है और क्यों है, ताकि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चर्चा इसलिए की है इन्होंने, ये होता क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, वयस्क का मतलब है जो एडल्ट हो, इस समय जो 18 साल की आयु का हो, प्लस हो, उसको मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब ये दो चीजें इसमें शामिल है। इन दो चीजें जिसके पास है उसको वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। आर्टिकल जानते ही हैं आप, 325-26 में है। यहाँ पर एक चर्चा की बात ये हुई, जैसे ये हमने 18 वर्ष लिखा इस समय भारत में 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो मत दे सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान संविधान जब लागू हुआ, संविधान लागू जब हुआ उस समय क्या स्थिति थी? उस समय रखी गई थी उम्र 21 वर्ष, है ना? 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब? एक संशोधन आया था जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन 89 का है। क्वेश्चन पूछा जाता है सो याद रखेंगे। इसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यहाँ पर चर्चा क्यों हुई कि भारत जैसे ही आजाद हुआ, सार्वभौमिक यहाँ जो लिखा गया सभी को, कई देशों में प्रावधान क्या होता है, अलग अलग होते हैं। कई देशों में सबको वयस्क मताधिकार नहीं दिए गए। जैसे इवन ब्रिटेन में ले लीजिए, ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है 1920 के आसपास, 1920s में। हमने क्या किया? हमारा देश आजाद हुआ, हमने सबको दे दिया तुरंत, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सेक्स का हो, सबको। तो ये भारत की महानता है, या भारत की अच्छाई है। नेक्स्ट क्या है? संविधान में 4 मूल्यों की चर्चा की है कि संविधान के जो 4 मूल्य हैं, आपसे पूछा जाए तो 4 मूल्यों की बात जो बहुत जरूरी है, कह सकते हैं आप, कौन से हैं? न्याय। ये चारों मूल्य कहाँ लिखे हुए हैं? जो चर्चा हुई प्रस्तावना में लिखे हुए हैं।
प्रस्तावना क्या होता है? हमारे संविधान का पहला पन्ना। न्याय, स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता। अब जैसे न्याय की अगर बात करें तो हमारे जो प्रियम्बल है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पूछा जाता है, याद रखेंगे कौन कौन सा? सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार मतलब सोचने की स्वतंत्रता है आपको, अभिव्यक्ति बोलने की, किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास की और धर्म की, और 5वां है उपासना की। ये क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता, ये चारों मूल्यों की चर्चा कहाँ की गई? संविधान की प्रस्तावना में। अच्छा, लिया कहाँ से गया है? अगर ये समता, न्याय और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। किसकी चर्चा की गई है? आगे चर्चा की है राष्ट्रपति महोदय ने आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत की चर्चा की है राष्ट्रपति महोदया ने। उसमें क्या किया गया, कहा है कि जो योजना है, स्वास्थ्य योजना है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। स्वास्थ्य योजना, ठीक है, हेल्थ स्कीम। इसके तहत ये क्या देती है? स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। कितना? 5 लाख का। याद रखेंगे 5 लाख प्रति परिवार है। प्रति का मैंने 2 बार लिख दिया है आप लोगों के लिए। 5 लाख प्रति परिवार, ऐसे सीख है। ठीक है, 5 लाख प्रति परिवार। कितने साल के लिए? 1 साल में। इसका मतलब 1 साल में एक परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है मुफ्त में। ठीक है, एक और बात इसमें आती है कि द्वितीयक और तृतीयक, सेकेंडरी एंड टर्सरी सर्विसेज, मतलब आप सर्जरी भी करवा सकते हैं। तृतीयक हेल्थ सेवाएं आपको मिलेंगी। और अभी क्या किया है, वरिष्ठ नागरिकों को तो अनिवार्य कर दिया है, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सभी लोग मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों को लिए खोल दिया गया है। जिनकी उम्र 17 वर्ष एंड अबव है, उनको इसका लाभ मिलेगा। और क्या चर्चा हुई? और एक चर्चा हुई इंडिया एआई मिशन की। एआई मिशन क्या होता है? एआई केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब देश में एआई को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, विकसित भारत कब तक बनेंगे? ये तो आपको याद ही रखना है, हर जगह कहीं भी पूछ सकते हैं। मोदी जी तो रोज ही कहते हैं, हर बात में ये आता है। ये हमारी उपलब्धि है। उपलब्धियों में बात हुई, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमने क्या उपलब्धि हासिल की पिछले साल, उसके बारे में बताया। तो बेसिकली क्या है, ये आपका रिवीजन है जो राष्ट्रपति महोदया ने बताया है। क्या उपलब्धि हुई? शुभांशु शुक्ला को लेकर हमने, शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने, दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो पहले कौन थे? पहले थे राकेश शर्मा।
पहले कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। किसकी सहायता से गए थे? तो बताइए, रूस की सहायता से गए थे, वहीं से लॉन्च हुए थे। और ये शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, वो अमेरिका की सहायता से गए हैं। अमेरिका में किसने हेल्प की थी? एक मिशन है, एक कंपनी है, एक्जियम 4 प्राइवेट लिमिटेड, इसके जान से गए थे, एक्जियम 4 से। तो शुभांशु शुक्ला गए कहाँ थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गए थे। एक बात यहाँ आपसे पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय थे, क्योंकि राकेश शर्मा आईएसएस में नहीं गए थे, लेकिन आईएसएस जो है वो क्या है? स्पेस में है, तो स्पेस जाने वाले दूसरे हो गए, लेकिन आईएसएस में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे कौन? शुभांशु शुक्ला। और आप लोग कंफ्यूज नहीं होना सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला से, वो भारतीय मूल से थे। मूल, भारतीय मूल मतलब भारत में उनका मूल था, ओरिजिन थी। ये हमारी स्पेस सेक्टर में हो गई उपलब्धियां। प्लस एक ऑपरेशन आपको याद रखना है, जो रोज चर्चा में रहता है, हर समय चर्चा में रहता ही है। क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। ये हमने चलाया था पहलगाम हमले के बाद में। पहलगाम हमले के विरुद्ध हमने क्या किया? इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेरर अवसंरचना, उसको नष्ट करने का काम किया है इसके माध्यम से हमारी सेनाओं ने। तो ये हो गया जो राष्ट्रपति महोदय का भाषण था वो। अब प्रधानमंत्री जी का भाषण, क्योंकि राष्ट्रपति का संध्या पर आता है, पूर्व संध्या पर, और पीएम का लाल किले की प्राचीर से। पीएम का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण, कुछ इन्होंने घोषणाएं की पीएम जी ने लाल किले की प्राचीर से। तो देखते हैं कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं। एक तो बताया वही, विकसित भारत कब तक बनना है, अभी चर्चा हमने की, 2047 तक। दूसरा, स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? थीम थी नया भारत। और जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेंगे। ये क्या होगा? सुदर्शन चक्र मिशन देश का सुरक्षा कवच होगा। ये कैसे? जैसे कोई मिसाइल का हमला होगा भारत पर, तो ये जैसे S-400 काम करता है, सेम वैसा ही सिस्टम हम तैयार करेंगे, ताकि हमारा जो एरियल है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर पृथ्वी है और यहाँ से कोई अटैक आता है, तो हम उसको एयर में ही यहाँ से कुछ मिसाइल भेज के इसको नष्ट कर देंगे, धू धू हो जाएगा यहीं पर, पृथ्वी पर या भारत के ऊपर नहीं गिरेगा। ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये शुरू की गई है किसके लिए? पहली बात तो ये होना चाहिए, रोजगार योजना है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, रोजगार देने से संबंधित है। मतलब ये योजना रोजगार देगी, रोजगार देने से जुड़ी हुई है। किसको रोजगार देगी? मतलब ये जो रोजगार तो मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, तो किसको इसका लाभ मिलेगा? जो पहली बार पाएगा, पहली बार
नौकरी पाने वालों को, और ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र की। सरकारी नौकरी में तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इनको लाभ मिलेगा। और इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी देंगे? प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव, प्रति व्यक्ति को मिलेगा 15,000, 15K, और अवधि है 2 वर्ष की। कुल बजट इन्होंने 1 लाख करोड़ का रखा हुआ है। बजट आउटलेइंग है 1 लाख करोड़ की। नेक्स्ट, गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा 50% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। और अच्छी बात क्या है, ये हमने 2025 में प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, 2024-25 में ही हमने प्राप्त कर लिया है ये। और क्या है, 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को, 47 की बात क्यों हो रही, क्योंकि हम 100 साल के हो जाएंगे। 1947 में आजाद हुए थे, 2047 तक 100वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे होंगे। तो उस समय तक हम अपनी जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है को 10 गुना हम बढ़ाएंगे। कितने गुना? 10 टाइम्स। नेक्स्ट है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसकी घोषणा की गई है। नाम से ही स्पष्ट है कि करेंगे क्या इसमें। डीप वाटर को एक्सप्लोर करेंगे। डीप वाटर मतलब समुद्र की तली, समुद्री तली को अन्वेषण करेंगे। का अन्वेषण लिखिएगा आप लोग, को का अन्वेषण। क्यों समुद्र तली का अन्वेषण क्यों करेंगे, क्या फायदा है? फायदा है, यहाँ पर पाए जाते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। आपने द हिंदू अगर देखा होगा तो 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाया अच्छे से ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मेटल्स पाई जाती हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है। ये सारे हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ समुद्र की तली में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन से? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ पृथ्वी पदार्थ और क्रिटिकल मिनरल्स, ये बहुत उपयोगी हैं भारत के लिए। क्यों? क्योंकि ये उपयोग कहाँ किए जाते हैं? सब उपयोग होते हैं आपकी, जैसे सोलर बनाने में, सोलर सिस्टम में, बैटरी बनाने में। तो आपकी जो ईवी पॉलिसीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, उसके लिए काम आएगा, डिफेंस सेक्टर में काम आएगा। बहुत से लाभ हैं। और देखिए आगे क्या है, इसीलिए सरकार शुरू कर रही है एक मिशन, जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़ावा दिया जाएगा देश में एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट है जीएसटी में सुधार। तो ये वादे मोदी जी ने किए हैं, जिसको बोला जाता है जीएसटी 2.0। ये सुधार हो चुका है जीएसटी 2.0। हमने चर्चा की है द हिंदू में। क्या क्या किया गया? हमारे जो जीएसटी 2 पहले जो जीएसटी था वो कैसा था? इसमें जो स्लैब थे, टैक्स के ढांचे, 5%, 12%, 18%, 28%, ये ढांचे मुख्य थे।
स्ट्रक्चर्स थे। तो इसमें से क्या किया गया है कि 28 को हटा दिया गया है और 12 को हटा दिया गया है। तो अब जीएसटी 2.0 में 5% का टैक्स स्लैब है और 18% का टैक्स स्लैब है। एक नया जोड़ा गया 40%। ये उनके लिए जोड़ा गया जो नशीले पदार्थ हैं विशेष रूप से। तो जीएसटी 2.0 में क्या किया गया, टैक्स की जो दरें थी वो कम कर दी गई। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज करना। और क्या किया गया, 28 को हटा के 40 इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, जीएसटी से कम होने से वस्तुएं क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। वस्तुओं और सेवाओं की जो दरें हैं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिखिए, दरम से अच्छा, या उनकी कीमत कम हो जाएगी। ये तो कर भी दिया गया है जीएसटी 2.0। जीएसटी के बारे में अगर कुछ बातें हम करते हैं तो जैसे जीएसटी के लिए अमेंडमेंट आया था 101वां संशोधन, ठीक है। और जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। किस पर लगता है, वस्तु और सेवा पर। दरें कौन निर्धारित करता है, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 279A। ये कौन से संशोधन से जुड़ा गया था, इस वाले से, ठीक है। तो ये हो गई जीएसटी के बारे में कुछ बातें। झंडारोहण अभी किया है मोदी जी ने, तो उसमें देखते हैं क्या है। झंडारोहण करने वाले पीएम, सबसे ज्यादा झंडारोहण किसने किया। कभी कभी तो एक आध बार पूछा ही गया, ये क्वेश्चन भी आया है। साल में एक बार होता ही है, तो सबसे अधिक बार नेहरू जी रहे हैं। सबसे अधिक समय तक तो उन्होंने 17 बार किया है। दूसरा इंदिरा जी का टेन्योर है, इन्होंने 16 बार किया है। और मोदी जी का है, इन्होंने 12 बार किया है। तो ये आता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कर्तव्य भवन का उद्घाटन। कर्तव्य भवन का उद्घाटन आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, कर्तव्य भवन कहाँ है। तो कर्तव्य भवन कहाँ है, यह है नई दिल्ली में, अभी बनाया गया है। जो संसद बनी है नई, उसी के बगल में। क्यों, इसमें होगा क्या कर्तव्य भवन में, इसमें सभी मंत्रालय जो नहीं है वो होंगे, मंत्रालय और विभाग। केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं वो होंगे यहाँ पर। बस यही है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है, जैसे संसद का उद्घाटन हो गया था। नेक्स्ट है एयरबस C295 भारत को प्राप्त हुए। ये क्या है, इसका जो एयरबस C295 का 16वां विमान, विमान है, क्या है, विमान। 16वां विमान भारत को मिल गया है। कहाँ से, इसका निर्माण कौन कर रहा है, स्पेन। और ये कैसा विमान है, लड़ाकू विमान है। तो लड़ाकू नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन का विमान है, परिवहन विमान। तो ये विमान कौन सा काम करेगा, लड़ने का काम नहीं करेगा, लेकिन आपका साजो सामान है जो सेना का, वो लाएगा, ले जाएगा, सेना के जवानों को किसी स्थान पर पहुंचाना है
तो इन सब चीज़ों को काम करेगा। अच्छा, इतने प्राप्त हो गए हैं 16, बाकी बचे हुए विमान हैं, शेष विमानों का जो है शेष विमानों का निर्माण कहाँ होगा? भारत में होगा। आप लोग देखते होंगे भारत में, क्योंकि कह सकते हैं कुछ लोग कि भारत में क्यों निर्माण कर रहे हैं, वहीं से ले लेते सारे। तो ऐसा नहीं है, उसका रीजन है। पहले देखते हैं निर्माण भारत में होगा कहाँ पर, कौन करेगा? तो टाटा करेगा। टाटा की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है टाटा की। कहाँ पर है ये? वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है? मोदी जी के घर में, मतलब गुजरात में। ये निर्माण करेगी। फायदा क्या होगा जब ये कंपनी निर्माण करेगी? जब यहाँ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो किसको रोजगार मिलेगा? हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसका लाभ होगा। प्लस जब घर में बनेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, बेरोजगारी की समस्या का निदान है। प्लस आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया। तो ये क्या होगा? ये होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। भले विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जा रहा है, लेकिन बनेगा तो भारत में ही। नेक्स्ट है निसार उपग्रह का प्रक्षेपण। सफल प्रक्षेपण। चलिए, निसार उपग्रह कब क्या है पहले ये जानते हैं? तो ये पहले ये समझते हैं निसार उपग्रह क्या है। निसार उपग्रह, उपग्रह तो आप लोग जान ही रहे हैं, सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट का विशेष यंत्र होता है जिसमें कुछ उपकरण लगे होते हैं। निसार को समझते हैं। निसार में N फॉर नासा, I फॉर इसरो, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर, APER एपर्चर हो जा रहा है, अपर्चर, रडार। ठीक है, इससे कुछ बातें हमें पता चल जा रही हैं। क्या? एक बात पता चलता जा रही है कि नासा और इसरो के सहयोग से बनाया गया है, या नासा और इसरो का संयुक्त प्रोग्राम है ये। नासा आप लोग जान ही रहे होंगे, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और इसरो कहाँ की है? भारत की स्पेस एजेंसी है ना। नासा का फुल फॉर्म लोग पता कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ फिर भी। नेशनल एरोनॉटिक्स नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनका संयुक्त प्रोग्राम है निसार। तो निसार में रडार लगा हुआ है, उसका नाम क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना। ये जो रडार है, इसमें ये पहला सैटेलाइट है जिसमें डुअल बैंड रडार लगा हुआ है। डुअल बैंड रडार लगा है इसमें सैटेलाइट में। डुअल बैंड में एक एल बैंड और एस बैंड, दो बैंड हैं, एल बैंड का रडार और एस बैंड का। ठीक है। रडार क्या होता है ये भी तो पता होना जरूरी है। रडार क्या है? रडार का फुल फॉर्म होता है RADIO, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
रडार का फुल फॉर्म हो गया। इससे पता चलता है, देखो फुल फॉर्म से पता चलता है कि रडार में कौन सी तरंगें यूज होती हैं। आपसे कोई पूछे तो बताइए, रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगों के द्वारा क्या करना, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना। और रेंजिंग का मतलब होता है दूरी का पता लगाना, दूरी कितनी रेंज पर है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि रडार में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछें तो तुरंत आप बता सकते हैं, रेडियो तरंगों के द्वारा एरियल थ्रेट को वायु में किसी वस्तु का, वायु मतलब जो स्पेस में है, किसी वस्तु को डिटेक्ट करना, पहचान करना, प्लस उसकी दूरी का पता लगाना, प्लस दिशा का पता लगाना। इतना काम इससे हो जाता है रडार से। ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। अब हम चलते हैं सेटेलाइट पे, जो हम चर्चा कर रहे थे, निसार सेटेलाइट। निसार सेटेलाइट में एक आध बातें और हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसमें डुअल बैंड रडार है ही। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक बात। दूसरी बात, कक्षा कौन सी है इसकी? कक्षा का नाम है SSPO। SSPO क्या है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ठीक है, ये जो उपग्रह आपने बनाया गया है, यह एक उपग्रह है, भू अवलोकन उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? भू प्रेक्षण या भू अवलोकन, या इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका मतलब क्या हुआ भू अवलोकन का? मतलब पृथ्वी को देखने का काम करेगा। कैसे? पृथ्वी को देखना। कैसे देखेगा? कैमरा से या रडार से तो चित्र खींच सकता है, हाई रेजोल्यूशन की इमेज लेगा। और जब इमेज लेगा तो कौन से काम करेगा? जैसे कहीं भूकंप आ गया तो वहां जो विनाश हुआ उसका चित्र मिल जाएगा। पृथ्वी पर कहीं नियोजन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहाड़ है, पर्वत है, वहां पर कोई झील है, झील में पानी भर गया है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी इसके माध्यम से। और इसका लाइफ कितना होगा, जीवन काल कितना बता रहे हैं? जीवन काल है इसका 5 वर्ष। अब और भी क्या लाभ होगा? ये पृथ्वी को देखेगा तो है ही, मतलब अवलोकन तो करेगा। मान लीजिए रात हो गई तो क्या रात में देख पाएगा? तो हाँ, दिन और रात हर समय पृथ्वी की इमेज ले सकता है, दिन रात में भी काम करेगा। बादल हैं तो हाँ, बादल में भी काम करेगा। बादल में भी मतलब जब बादल छाए हैं तब भी चित्र ले सकेगा। ठीक है, बाकी भूकंप, धसाव, आपदा, ये तो सब हो ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग त्रिसेवा रण संवाद को लेकर के। एक चीज छूट गई उस पे, लॉन्च हमने किससे किया था, ये बात हमारी छूट गई यहाँ पे। तो हमने GSLV-16 से लॉन्च किया गया इसको। उपग्रह का जो लॉन्चिंग है GSLV-16 से। लोकेशन जानते ही, हरिकोटा से किया जाता है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो रण संवाद देखते हैं क्या हुआ।
रण संवाद, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में। नेक्स्ट है, दो फ्रिगेट शामिल किए गए। दो स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना में शामिल। तो एक का नाम है INS उदयगिरी, ये भी स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण कहाँ हुआ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुई मझगांव डाक लिमिटेड में। मझगांव डाक लिमिटेड ये कहाँ है? ये है मुंबई में। मा फॉर मझगांव, मा फॉर मुंबई, ठीक है। और दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है, उसका क्या नाम है, जिसको कमीशन किया गया, उसका नाम है INS हिमगिरी। और इसका निर्माण हुआ है कलकत्ता में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ है गार्डन रीच, तो आपको पता हो, कोलकाता। इसका निर्माण हुआ है इसमें। और इन दोनों का जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण एक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, प्रोजेक्ट 17A के तहत। कितने निर्माण करने हैं? 7 जहाज का निर्माण होना है। और इनमें मिसाइल भी लगी होंगी। कौन कौन सी मिसाइल लगी हैं? एक तो सरफेस S2S और सरफेस टू एयर, ये मिसाइलें इसमें लगी होंगी। इस प्रोजेक्ट 17A जो चल रहा है, इसमें 4 जहाज निर्माणाधीन है, मतलब 4 जहाजों का निर्माण हो रहा है। उनके नाम क्या है? नाम पहले से ही तय हो गए हैं, INS लगा के लिखना है आपको, INS तारागिरी। नाम लिख लीजिए, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, मे बी, संभावना तो कम है। डूनागिरी, लेकिन न्यूज में तो आएंगे ही एक आध 2 दिन बाद, जब भी इनका लॉन्चिंग होगा, जब बन जाएंगे। विंध्यगिरी, और तीसरा है, चौथा है महेंद्रगिरी। तो ये 4 हो गए जो निर्माणाधीन है। 7वां है न्यूज, प्रलय मिसाइल का प्रक्षेपण। प्रलय मिसाइल का, प्रलय मिसाइल, मिसाइल तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मूवी देखी है तिरंगा, तो उसमें देखा होगा मिसाइल आप लोगों ने। तो मिसाइल क्या होती है, उसका आकार कुछ ऐसा होता है, और ये जो आगे का पोर्शन यही मिसाइल है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ होता है आपका हथियार। हथियार में आप चाहे बम भर दो, रख दो, या गोला बारूद रख दो, ठीक है। बम का मतलब एटम बम, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मिस
न्यूक्लियर वारहेड बोला जाता है। तो मिसाइल का काम क्या होता है? मिसाइल एक सिस्टम है जो हथियार को, वारहेड को डिलीवर करने का काम करता है निर्धारित स्थान पर, पहुंचाने का काम करती है। बाकी विस्फोटक सामग्री रखी जाती है इसमें। तो ये डिलीवरी सिस्टम है, बेसिकली क्या है, डिलीवरी सिस्टम है। मिसाइल एक वेपन डिलीवरी सिस्टम है, हथियारों को पहुंचाने वाला। ठीक है, जो मिसाइल जो यहाँ रख देंगे वो आगे पहुंच जाएगा, वहां विस्फोट कर जाएगा। तो हम चलते हैं प्रलय मिसाइल पर। बाकी मिसाइलों के नाम रखे जाते हैं जो आपको याद रखना है। जैसे प्रलय मिसाइल है, तो इसका निर्माण किसने किया? भारत में लगभग सभी मिसाइलों का निर्माण कौन करता है? डीआरडीओ। ये मिसाइल है, मिसाइल अगर है तो कितनी तेजी से चल रही है उसके आधार पर तय होता है। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। मतलब सुपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो जो ध्वनि की गति होती है उससे तेज चलती हैं, और इनकी जो रेंज होती है सुपरसोनिक की 1 से लेकर 5 मैक तक। 5 मैक से ज्यादा जो होती है उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। अभी रूस ने लॉन्च की है, जैसे द हिंदू में हम लोगों ने चर्चा की थी। इसकी रेंज क्या है? 150 से 500 किलोमीटर। रेंज का मतलब क्या, कहाँ तक मार सकती है? मारक क्षमता, कितनी दूरी तक मार सकती है। और वारहेड, जो हथियार ले जाने की क्षमता कितनी, कई किलो तक ले जा सकती है? 500 से 1000 केजी तक का हथियार ले जा सकती है। ये हो गया प्रलय मिसाइल के बारे में। आगे जानते हैं अग्नि 5 के बारे में। अग्नि 5 मिसाइल क्या है? ये भी मिसाइल ही है, मिसाइल चर्चा हम कर चुके हैं। इसकी जो मारक क्षमता है, अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता, पहले तो लिखो विकास। विकास कौन करता है मिसाइल का? डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मारक क्षमता क्या होगी इसकी? मारक क्षमता गलत हो जा रहा है बार बार, रेंज लिखते हैं। ठीक है, रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होगी जो लास्ट में लिखा हुआ है 5, तो 5000 किलोमीटर तक। कैसी मिसाइल है? तो ये मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। मतलब ये जमीन है, तो जमीन से ही मिसाइल दागी जाएगी। ये हो गई मिसाइल। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है या कुछ है, तो यहीं पर टारगेट करेगी। ये हो गया सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से जाएगी और इसको ध्वस्त करेगी। ये नहीं हो सकता कि यहाँ मारे। जब यहाँ पर कोई टारगेट है, मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, तो ये हो जाएगी सरफेस टू एयर मिसाइल। ये है सरफेस टू सरफेस। तो ये हो गई सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और वारहेड कितना ले जा सकती है? 1.5 टन तक, 1500 केजी तक। प्लस ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनका जो पथ होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, वो परवलयाकार होता है। पैराबोलिक। इसका मतलब क्या है?
देखिए ये है, यहाँ से कोई मिसाइल है, ये हमने मिसाइल बना ली मान लीजिए, ठीक है। तो ये जब जाएगी आकाश में ऐसे पहुंचेगी और ऐसे हिट करेगी, ये मान लीजिए कोई घर है, तो यहाँ हिट करेगी ऐसे, तो ये शेप हो गया परवलयाकार, ठीक है। तो पहले ये वायु में जाएगी, वायुमंडल में, और फिर वापस में यहाँ तक हिट करेगी, तो सरफेस टू सरफेस हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई। क्योंकि देखिए मिसाइल का जो प्रकार होता है, उसके आधार पर एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। जो क्रूज वाली मिसाइल होती हैं वो चलती हैं एकदम स्ट्रेट, जैसे ये अगर ये है सरफेस है तो ये एकदम स्ट्रेट जाएगी। तो एक तो सीधे रास्ते पर चलती है, प्लस इस निम्न ऊंचाई पर चलती है, निम्न ऊंचाई पर, सरफेस से मतलब सतह से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चलती। और जब निम्न ऊंचाई पर चलती है तो ये पकड़ में नहीं आती है, रडार की पकड़ में नहीं आती है, रडार द्वारा डिटेक्ट नहीं होती है। ये है डिफरेंस। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपको एकदम याद रखनी है अग्नि के बारे में। जैसे जो अग्नि मिसाइल है इसके कई वेरिएंट हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। सबकी रेंज क्या है? 1 वाले की 1000 है, 1000 है, 2 वाले की 2000, 3 वाले का 3000। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कहीं पर आपको 2500 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, मोटा मोटा आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये सारी मिसाइल, इन सभी मिसाइलों के लक्षण क्या होंगे? सभी लक्षण ये मैच करेंगे। ये लक्षण जैसे विकास किसने किया, ये रेंज आपको पता हो चुकी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा और बैलिस्टिक मिसाइल होगी, मार्ग ये होगा, सब लक्षण यही हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार। अब यहाँ पर दो एंगल लगेंगे, दो एंगल है यहाँ पर। जैसे राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। तो इसको राष्ट्रपति शासन एक बार लगाने के बाद क्या होता है, संसद की अनुमति लेनी होती है, और संसद की अनुमति लेते हैं साधारण बहुमत से। इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति शासन ही है। कब लगाया जाता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 में। अब मणिपुर में क्या ऐसा हुआ? तो हुआ। कैसे? मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, बीरेन्द्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? कारण क्या है? मणिपुर में एक संघर्ष चल रहा है, नृजातीय संघर्ष, इथनिक क्लैश। कौन से दो जातियों के बीच में है? एक तरफ है मैती समुदाय और दूसरी तरफ है कुकी और जो समुदाय। इस समय भी वही चल रहा है। जो की स्पेलिंग यहाँ पर ZO है।
इनके बीच, ये वहां पर बहुसंख्यक समुदाय है, मतलब इनकी जनसंख्या ज्यादा है। इन दोनों के बीच संघर्ष हो गया था, लगभग 2 साल हो गए, लगातार चल रहा है, हजारों लोगों की मौत हो गई है। उसी क्रम में बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है मणिपुर के बारे में। राजधानी आप लोग जानते हैं मणिपुर की, इम्फाल। नेक्स्ट है एकीकृत वायु हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण। इंग्लिश में हो जाएगा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। किसके द्वारा विकसित किया गया? डिफेंस का सारा विकास कौन करता है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, यह क्या है? बहुस्तरीय है। क्या है? बहुस्तरीय, कई स्तरों पर होगा, बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ डिफेंस का मतलब हो सकता है आप लोग समझ ना रहे हो, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे ये मान लीजिए कि चीन है, इसको मान लेते हैं चीन। चीन ने हमला कर दिया मिसाइल से, ये मिसाइल है मान लीजिए, ठीक है, मिसाइल से हमला कर दिया। तो हमला इसने किया, फिर हमने उसके बाद छोड़ा। क्यों छोड़ा? ताकि इसको हम रोक सकें, इस मिसाइल को। तो हम क्या कर रहे हैं? ये डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा तब करोगे, कब करोगे? जब कोई हमला कर रहा हो। तो ये हमारा जो सिस्टम है, हमारी रक्षा के लिए काम करेगा, मतलब जब कोई हमला करेगा तब। चीन ने क्या किया था, देखिए अभी जब समझाया, चीन ने पहले हमला किया। तो ये इसका सिस्टम कैसा है? ये ऑफेंसिव सिस्टम है। डिफेंसिव ऑफेंसिव, जो हमला करेगा वो ऑफेंसिव, जो अपनी रक्षा कर रहा है वो डिफेंसिव या डिफेंस सिस्टम हो गया। ठीक है, इस सिस्टम में कौन कौन चीजें शामिल है, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुस्तरीय है, तो इसमें जो मिसाइल कौन कौन सी है? QR-SAM मिसाइल शामिल है इसमें। ये QR-SAM क्या होता है? QR का मतलब क्विक रिएक्शन, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM, M फॉर मिसाइल। ऐसी मिसाइलें शामिल की जाएंगी जिनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। पता लगता है चीन ने हमला कर दिया, क्विक रिएक्शन नहीं हो पाया तो अटैक हो ही गया, दुर्घटना हो जाएगी। तो बहुत कम समय में मिसाइलें तैनात हो जाएं। और कौन सी हैं? वी सौर ADS, ये भी मिसाइलें हैं। इसके अंतर कौन से? इसका फुल फॉर्म क्या है? वी फॉर वेरी शॉर्ट, वेरी, वी फॉर वेरी, SHO फॉर वेरी शॉर्ट, R फॉर रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ADS का मतलब क्या होगा? एयर डिफेंस सिस्टम। कभी कभी फुल फॉर्म आता है तो उसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसमें क्या शामिल है? ड्यू शामिल है, ड्यू, वो नहीं जो आप पीते हैं, ये दूसरा है, खतरनाक है। क्या है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो 1-2 महीने पहले ये न्यूज में था, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये मिसाइल ड्यू है,
तो इसमें क्या होता है, इससे रेज निकलती हैं। क्या निकलेंगी? किरणें। और किरणें विजिबल नहीं होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई जहाज है, उड़ रहा है। जहाज का चित्र नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये जहाज मान लीजिए, ये उड़ रहा है। तो यहीं से रेस जाएंगी और इसको यहाँ टच करेंगे, ये गर्म हो जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। ये पृथ्वी पर ही रहेगा, तैनात है, बढ़िया। तो ये है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड का मतलब होता है एक दिशा में निर्देशित। एनर्जी वेपन मतलब ऊर्जा, वेपन मतलब हथियार होता है। तो ये हो गया डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। नेक्स्ट है भारत फ्रांस डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जब मोदी जी का भाषण, तो उसमें था कि हम डीप ओशन मिशन चलाएंगे जिसका नाम होगा समुद्रयान। ये भारत और फ्रांस का सहयोगी रूप से चलाया गया। तो जो डीप ओशन मिशन पर जाते हैं उनको बोला जाता है जल यात्री, इंग्लिश में एक्वानॉट। जैसे होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रो लिया गया, नॉट से नॉट, तो ये उनको बोलेंगे एक्वानॉट्स। तो ये दो भारतीय थे, दो भारतीय गए थे डीप ओशन मिशन में। उनके नाम क्या है? एक तो रमेश सुरेश है, आपको नाम याद रखना है, नाम है राजू रमेश। और एक है जतिंदर पाल सिंह। जतिंदर पाल, ये दो लोग गए थे। ये नेवी से है और ये वैज्ञानिक थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, कितनी गहराई तक गए? 5,000 किलोमीटर, सॉरी 5,000 मीटर की गहराई तक गए। 5,000 मीटर की गहराई तक। ये भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन था, लेकिन ये भारत के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए जैसे कि शुभांशु शुक्ला गए थे तो उससे कुछ लाभ हमको मिला, यहाँ दो लोग गए थे तो इसका भी लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत चलाने जा रहा है एक मिशन जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। हम लास्ट में सब यान लगा रहे हैं, जैसे गगनयान, समुद्रयान, मंगलयान, ठीक है, समुद्रयान मिशन। कितनी गहराई तक का लक्ष्य रखा गया है? 6,000 मीटर तक, मीटर की गहराई तक। और जब गहराई में आप जाते हैं तो कैसे जाएंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? पनडुब्बी। पनडुब्बी का नाम क्या होगा? मत्स्य। 6,000, 6,000 तो वो गहराई हो गई जहां तक जाना है। और इतनी गहराई तक जाने वाला जिनके पास पनडुब्बी है वो छठवां राज्य होगा भारत। तो समुद्रयान में काम आएगा। वहां पर क्या करेंगे? अनुसंधान करेंगे, तली पर पता लगाएंगे, मेटालिक नोड्यूल्स का पता लगाएंगे जो हमारे काम का होगा, है ना। ये सब चीजें होंगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो फाइनल हो चुका है। तो
ये चुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, आपको पता ही होगा। चलिए हम चुनाव की ही बात करते हैं। उपराष्ट्रपति, तो उम्मीदवार कितने थे? 2। स्टोरी इसमें क्या है उपराष्ट्रपति की, जो हमारे जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अगस्त में। पहले दिन जब सेशन चला, मानसून सेशन, तो पहले दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पद हो गया खाली। जब पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। तो इसके लिए 2 उम्मीदवार सामने आए, एक कांग्रेस का और दूसरा एनडीए का। तो एक थे सीपी राधाकृष्णन और दूसरे थे सुदर्शन रेड्डी जी। बी सुदर्शन रेड्डी नाम है पूरा। ये 2 उम्मीदवार थे। इनको समर्थन था एनडीए का, मतलब ये एनडीए के कैंडिडेट थे। ये थे, इसको आप बोल सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस था उसके थे पूरे। ठीक है। तो राधा कृष्णन जी ये रहे विजयी। तो अब ये बन गए क्या, हमारे उपराष्ट्रपति हैं इस समय। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है। तो अब जब उम्मीदवार होते हैं ये लोग, तो क्या होगा, उम्मीदवार पर्चा दाखिल करता है। पर्चा दाखिल करने को बोलते हैं नामांकन। जब नामांकन के लिए आप जाएंगे, तो ये लोग भी गए, तो 20 इलेक्टर्स चाहिए होते हैं, 20 प्रस्तावक हों और 20 सेकेंडर्स बोलते हैं इंग्लिश में, या समर्थक बोल दीजिए। इनके साइन होने चाहिए, 20 प्रपोजल और 20 ये। अब जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए, तो इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा 5 साल का, पूरा का पूरा टेन्योर मिलेगा इनको, 5 साल। राज्यसभा के सभापति होते ही राष्ट्रपति नहीं रहेगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम भी देखेगा, है ना। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें हो गई। अच्छा, इसका जो चुनाव होता है इसके बारे में एक दो बातें। इसका चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसी विधि से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। यहाँ इसका जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम नहीं, निर्वाचक जो मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज इसको बोलते हैं, मतलब कौन लोग वोट करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में सांसद शामिल होते हैं। एक लाइन में लिखना है तो सभी सांसद, चाहे निर्वाचित हो चाहे नियुक्त, निर्वाचित प्लस नामित, सभी सांसद इसमें शामिल होते हैं। ये लोग वोट करते हैं इनके चुनाव में। तो इसका जो चुनाव होता है वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि जनता ही चुन रही है इनको, जनता के माध्यम से इनका चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि सांसद चुन रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। ये क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया ताकि खेल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, खेल प्रशासन को क्या बनाया जा सके? अकाउंटेबल, जवाबदेह और पारदर्शी और
खेल का जो ढांचा हो विश्व स्तरीय हो। इसलिए इसको लाया गया है। अब हम देखते हैं इसमें प्रावधान कौन से हैं। प्रावधान है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार। काम क्या होगा? जो खेल के महासंघ होते हैं, खेल महासंघों की निगरानी करेगा, देख रेख करेगा और इन पर जो खेल महासंघ होंगे, इन खेल महासंघों इनको मान्यता देने का काम करेगा। मान्यता देना और रद्द करना दोनों ही इसके पास होंगे किसी भी खेल महासंघ को। जैसे कि मान लीजिए कि बीसीसीआई है और जो महासंघ है सभी महासंघों को इससे सदस्यता लेनी होगी। सदस्यता लेनी होगी सभी महासंघों को, चाहे वो बीसीसीआई ही क्यों ना हो। जैसे कि बीसीसीआई है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन है, जो भी है ये सब लेना होगा। एक और चीज यहाँ पर जो है, इन सब महासंघों को आरटीआई के दायरे में लाया गया है। ये हो गया इनके बारे में। और प्रावधान क्या है? एक पैनल का गठन किया जाएगा, नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, इसको गठन होगा। ये क्या करेगा? खेल महासंघ जो होते हैं उसमें चुनाव होता है, तो खेल महासंघों के चुनाव की निगरानी करेगा। इसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। का गठन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या होती है? इसके पास होगी सिविल कोर्ट की शक्ति। सिविल कोर्ट की शक्ति क्या होती है? किसी मामले की सुनवाई करना, उस पर निर्णय देना, किसी व्यक्ति को सम्मन करना, किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाना, ये सब होते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल होगी, काम क्या होगा? महासंघों के जो कोई महासंघ है या एथलीट हैं, इनके विवादों को सुनने का काम करेगी। विवादों को सुनना और सुनने, जैसे कोई चयन का विवाद हो गए तो ये सब करेंगे और इसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, ये नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। जब भी कोई ट्रिब्यूनल बनता है तो उसमें क्या होगा? एक जुडिशियल मेंबर होता है और दूसरा उस फील्ड का एक्सपर्ट प्लस एक्सपर्ट। तो यहाँ खेलों का एक्सपर्ट बैठेगा। ये चीज ट्रिब्यूनल के बारे में हमें याद रखनी है एटलीस्ट।
नेक्स्ट है गोवा विधानसभा को लेकर के। गोवा विधानसभा में कुल सीटें हैं 40। इसमें से एक सीट एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसका कानून पास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में कितने स्मारक हैं, ये बात आई। तो बताया गया है कि इनके अधिकार क्षेत्र में आए हैं 3685 स्मारक हो गए हैं। और किसके अंतर्गत ये मैनेज करता है, एक एक्ट है जिसका नाम है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इसके तहत ये मैनेज करता है। इन साइट्स का, इन स्थलों का प्रबंधन करता है। रिमेन्स का मतलब होता है जो बचा हुआ हिस्सा है, जो खंडहर है वो। सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा साइट्स पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा है यूपी में, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक में। का क्या, ये स्मारक या स्थल। नेक्स्ट क्या है, 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से हटाना। किसने हटाया, चुनाव आयोग ने। एक है एक्ट, आरपी एक्ट। दो एक्ट है 1950 और 1951, नाम यही है। आरपी का मतलब यहाँ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हम इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर 1951 की। मतलब ये आरपी एक्ट 1951, इसकी धारा है, सेक्शन बोलते हैं धारा को, 29A। इसमें 3 तरह के दलों का प्रेजेंट जो है चर्चा की गई। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दल। तो कौन कौन से हैं, एक तो राष्ट्रीय दल, इनकी संख्या कितनी है, 6। फिर है राज्य स्तरीय दल,
इनकी संख्या है 67। और तीसरे हैं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, जिन्हें इंग्लिश में लिखते हैं RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो अब कितने बचे? बचे हैं 2520। इन्हीं में से 334 की 334 दलों को 334 को हटाया गया है। 334 को हटाया गया है। इसमें कुछ शर्तें होती है, जैसे यदि कोई दल यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अभी जैसे हमने बताया राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। तो इनके नाम हमें कम से कम पता रहे कौन कौन से हैं 6। 2-3 तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस जिसको INC बोलते हैं, तीसरा आपका आम आदमी पार्टी, वो भी है ही, चौथा BSP भी है, बहुजन समाज पार्टी। अब जो बचा 5वां CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। छठा आपको याद करना है NPP, ये नॉर्थ ईस्ट का है, नेशनल पीपल्स पार्टी। अभी तृणमूल कांग्रेस भी हो गई थी लेकिन हट गई। ये राष्ट्रीय दल हो गए। राज्य स्तरीय दल कौन से होते हैं? जो राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है। जैसे आप सपा को कह सकते हैं, ये कहाँ है? यूपी में। राज्य स्तरीय दल का जो दर्जा होता है उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, वैसे राष्ट्रीय के लिए भी शर्तें हैं। जैसे DMK है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। BJD है, बीजू जनता दल, उड़ीसा में। अभी आपने सुना होगा शिवसेना, ये सब क्या है? राज्य स्तरीय है। आपने सुना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, ये झारखंड में है। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है। बिहार में आप जानते हैं RJD है। और बिहार में नीतीश जी हैं, जदयू के, जनता दल यूनाइटेड। ये तो लालू का हो गया। चलिए बिहार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय सेक्शन, खत्म होता है। इसी के साथ थैंक यू।